तभी पैदा होता है जब उन दोनों में से कोई एक चीज़ या कोई एक पक्ष लोकतांत्रिक ना हो। क्योंकि असल बात संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक मूल्यों की नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की है। लोकतंत्र अपने आप में एक मूल्य व्यवस्था है, एक मूल्य चेतना है, एक मूल्य निष्ठा है। और यदि इसे केवल हम राजनीतिक व्यवस्था तक सीमित रखते हैं तो वह राजनीतिक व्यवस्था समाज में कभी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि समाज ने उन मूल्यों को स्वीकार नहीं किया होता है। और यदि समाज उन मूल्यों को स्वीकार करता है लेकिन राजनीतिक व्यवस्था केवल औपचारिक रूप से संविधान का पालन करती है, किंतु वास्तव में अपनी प्रक्रियाओं में वो संवैधानिक मूल्यों का अतिक्रमण करती रहती है, जैसा आपातकाल के दिनों में किया गया, या जैसा अभी भी कई मामलों में देखने को मिल सकता है। तो इससे यही प्रमाणित होता है कि इन दोनों में से कोई एक पक्ष कभी या न कभी लोकतांत्रिक मूल्यों का अतिक्रमण करता रहता है। तो सवाल संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक मूल्यों के अंतर्द्वंद का उतना नहीं है जितना लोकतांत्रिक मूल्यों और अलोकतांत्रिक व्यवस्था के बीच अंतर्द्वंद का है। तो मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि हमारा संविधान अपने आप को लोकतांत्रिक कहता है, यद्यपि मैं नहीं समझता कि किसी भी लोकतांत्रिक संविधान में आपातकाल की ऐसी व्यवस्था की जा सकती है जिसमें व्यक्ति के सारे अधिकार, जीवन का अधिकार तक निलंबित हो जाए, उसकी निजता का अधिकार निलंबित हो जाए। तो वो ऐसी स्थिति में संविधान स्वयं लोकतांत्रिक मूल्यों का अतिक्रमण कर देता है। इसी तरह वह समाज जिसमें कहने को औपचारिक लोकतांत्रिकता है लेकिन व्यक्ति की गरिमा नहीं है, व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, व्यक्ति के सृजनात्मकता को प्रस्फुटित होने का, विकसित होने का अवसर नहीं है, तो जाहिर है कि वह समाज लोकतांत्रिक नहीं चला सकता। और ये केवल समाज की व्यवस्था का और संविधान की व्यवस्था का नहीं, ये अर्थव्यवस्था का सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि यदि अर्थव्यवस्था को हम लोकतांत्रिक नहीं बनाते हैं, समतामूलक नहीं बनाते हैं, तो राज्य, समाज और अर्थव्यवस्था के बीच में निरंतर संघर्ष चलता रहेगा। और जब राज्य स्वयं, या कहना चाहिए कि शासन व्यवस्था स्वयं अर्थव्यवस्था को केंद्र में रख करके उन्हीं के सिद्धांतों से प्रेरित होती है, तो उस समय समाज की लोकतांत्रिकता, समाज की समता, समाज की स्वतंत्रता स्वयं भी बाधित होने लगती है। और यह काम हम देख सकते हैं कि संविधान के आधार पर भी किया जाता और किया जाता रहा है। तो इसलिए मूल बात मेरी राय में यह है, हम लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं या नहीं, हम जो व्यवस्था बनाना चाहते हैं वो सर्वांगीण लोकतांत्रिक व्यवस्था है अथवा नहीं। और यदि ऐसा नहीं है तो औपचारिक रूप से चाहे संविधान अपने को लोकतांत्रिक कहता रहे, औपचारिक रूप से चाहे समाज लोकतंत्र में विश्वास प्रकट करता रहे, अपनी प्रक्रियाओं में और अपनी व्यवस्थाओं में वह लोकतांत्रिक नहीं रहता है, तो असल द्वंद्व खड़ा हो जाता है। इसे केवल संविधान और सामाजिक मूल्यों का द्वंद्व नहीं मानना चाहिए। जैसा कि हम लोग आचार्य जी के विचार से ये स्पष्ट राय रखने के लिए प्रेरित हुए कि नागरिकता बोध के बिना, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के बिना, कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शनिंग के रूप में वो हम लोग नहीं देख सकते हैं। और स्टेट और राज्य के बीच की जो तनाव है, सेकुलर स्टेट और कॉम्युनल सोसाइटी, एक टॉप जीएसडीएस फोरम ने कराया था, जिसमें जो पैराडॉक्सेस है सोसाइटी का और कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके ऊपर एक बड़ी चर्चा हुई। तो अब हम लोग सचिन जी को निवेदन करेंगे एक संक्षिप्त परिचय सचिन जी का। श्री सचिन कुमार जैन जी निदेशक हैं विकास संवाद, सामाजिक शोधकर्ता हैं, पर्यावरणविद हैं, कवि भी हैं, कविता भी लिखते रहते हैं, एक समीक्षक भी है, और पॉवर्टी, हंगर, डेमोक्रेसी, गवर्नेंस को लेके लगातार लिखते रहते हैं।
और 1,500 से ज्यादा लेख वो अब तक लिख चुके। और सचिन जी में एक्टिविस्ट और एक्सपर्ट दोनों तरह का प्रैक्टिस देखने को मिलता है। और पॉवर्टी को लेके आप शानदार काम कर रहे हैं। फूड सिक्योरिटी को लेके आपने जो कंट्रीब्यूशन दिया है उसको हम रेखांकित करना चाहते हैं। इसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट, माइग्रेशन और क्लाइमेट चेंज के सवाल पर भी आप प्रखर तरीके से लिखते रहे। मैं बहुत आदर के साथ आदरणीय सचिन कुमार जैन जी को निवेदन करता हूँ कि वो सामाजिक और संवैधानिक मूल्य, अंतर संबंध और अंतर्द्वंद विषय के ऊपर अपनी बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद रणधीर जी। और नंदकिशोर आचार्य जी का भी वक्तव्य हम लोगों ने सुना, और मुझे लगता है कि बहुत संक्षिप्त लेकिन बहुत स्पष्ट मैसेज देने वाला उनका वक्तव्य था। और मुझे लगता है कि बात वास्तव में मूलतः वही है जो आचार्य जी ने रखा कि जब हम मूल्यों के नजरिए से बात करते हैं तो वास्तव में हमारा आधारभूत विश्वास क्या है, वहां से शायद सबसे पहला संदर्भ उभर के आता है। क्योंकि मुझे लगता है कि हम एक मानव समाज के संबंध में बात कर रहे हैं, और इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम शायद इसके मूल स्रोतों को या उसकी जो पृष्ठभूमि है उसके तारतम्य में हम कैसे इस विषय को समझ सकते हैं, वो एक प्रयास मुझे लगता है कि लगातार करते रहने की जरूरत इस मामले में नजर आती है। मैं इसका कोई बहुत विशेषज्ञ नहीं हूँ, कोई बहुत ऐसा मेरा खास इसमें कोई गहराई नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों ही व्यवस्थाओं को देखते हुए जो एक बुनियादी मानवीय चेतना जिस तरीके से एक प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, उतनी ही प्रतिक्रिया मेरी अपनी चेतना से भी इसमें उभर के आती है। और जब हम ये बात करते हैं कि मूलतः मूल्य कौन से होंगे, हम लोकतांत्रिक मूल्य की बात करेंगे या मानवीय मूल्यों की बात करेंगे, सामाजिक मूल्यों की बात करेंगे, अपने आप में इनकी ये जो पूरी एक तरीके से संज्ञाएं हैं, वो संज्ञाओं को कहीं ना कहीं एक जगह पर ला करके तिरोहित करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम सबके अपने अपने अनुभव, अपने अपने तरीके के विश्लेषण, नजरिए होते हैं। उसके कारण से अपनी हमारी संज्ञाएं भी होती हैं। और मुझे लगता है कि जब हम उन संज्ञाओं को खोलते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, तो वो कहीं किसी एक मूल स्रोत पर ही जा करके टिकती हैं। और वहां पर मुझे लगता है कि ये संज्ञाएं बहुत अलग अलग नजर नहीं आती हैं, संज्ञाएं एक दूसरे से ही गुथी हुई नजर आती है। किसी स्तर पर हम एक लोकतांत्रिक मूल्य की बात कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे स्तर पर कोई व्यक्ति करुणा से इस पूरी सूत्र को शुरू कर सकता है, और उसमें लोकतांत्रिक मूल्य उसका एक हिस्सा हो सकते हैं। कहीं पर अगर हम मान लीजिए समता की बात करते हैं, तो समता एक जगह पे सूत्र हो सकता है, और उसका विस्तार जो है वो करुणा और लोकतांत्रिक मूल्यों की तरफ जा सकता है। तो एक स्तर के बाद शायद वो संज्ञाओं को हम कैसे महसूस करते हैं, उनको हम किस तरीके से खोलते और खंगालते हैं, वो शायद एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है। और इसीलिए कई बार बस ये केवल एक संदर्भ भर रह जाता है कि हम शुरू कहाँ से करते हैं। और आज जिन जिन परिस्थितियों में बात कर रहे हैं, उन परिस्थितियों का भी एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा योगदान है कि हम वास्तव में क्या संज्ञा देते हैं। आज से शायद हम 10 साल पहले बात कर रहे होते तो लोकतंत्र उतना बड़ा मसला शायद हमारे सामने नहीं होता, या उतनी बड़ी संज्ञा नहीं होती, और जितनी बड़ी संज्ञा आज हमको नजर आ रही है। क्योंकि ये जो हमारी परिस्थितियां रहती हैं, जो देश काल और परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से कई बार ये तय हो जाता है कि हम किस संज्ञा को, मूल्यों की किस संज्ञा को बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं। आपातकाल के दौरान जो परिस्थितियां रही होंगी, स्वाभाविक तौर पर उससे भी स्थापित हुआ होगा कि भाई करुणा, समता से ज्यादा जरूरी जो है वो लोकतांत्रिक मूल्य है। लेकिन जैसे ही आप उस कालखंड से बाहर निकलते हैं, तब शायद हम उन दूसरी परिस्थितियों में हमको लगने लगता है कि नहीं, सांप्रदायिक सद्भाव जो है, सौहार्दता जो है, वो बहुत महत्वपूर्ण मूल्य है। परस्परता बहुत महत्वपूर्ण मूल्य है, सहिष्णुता बहुत महत्वपूर्ण मूल्य है। तो
शायद मुझे लगता है कि अलग अलग परिस्थितियों में हम जो जिस वातावरण में होते हैं, जिन परिस्थितियों में होते हैं, वहां वहां से बहुत निर्धारित होता है कि हम अपने मूल्यों को किस संज्ञा से वास्तव में आगे लेके जाएंगे, उसको क्या नाम देंगे। लेकिन उसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं तो मुझे लगता है कि हम वास्तव में एक ही जगह पर पहुंचते हैं, जो एक किस्म की एक सद्भावना है कि हम एक मानव के रूप में और एक मानव समाज के रूप में किस तरीके का व्यवहार करते हैं और किस तरीके की व्यवस्था बनाना चाहते हैं, हमारी प्रतिबद्धताएं किस तरीके की हैं। उस सोर्स में जो है उस संदर्भ में तो शायद यही बात हमको सबसे आखिर में नजर आती है। और इसी बात से अगर मैं अपनी इस चर्चा को आगे लेके जाने की अगर कोशिश करूं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो ये सवाल है संवैधानिक मूल्य और सामाजिक मूल्य और इनके अंतर्द्वंद और अंतर संबंधों का, तो ये विषय मेरे अपने लिए या हम सब जिस तरीके के संवादों में हैं उससे उभर करके किन्हीं कारणों से आया कि आज जब हम अपने गणतंत्र का 75वां वर्ष जब हम मना रहे हैं, उस वक्त हम ये देखते हैं कि संविधान जो है वो सबसे ज्यादा एक ऐसी घटना का शिकार है जहां पर उसको अप्रासंगिक मानने की या उसको अप्रासंगिक मनवाने की एक पूरी जद्दोजहद किसी ना किसी रूप में है। और उसके पीछे का संदर्भ ये है कि किस रूप में हमने संविधान को स्वीकार किया और संविधान ने जिस तरीके के भारत की व्यवस्था की परिकल्पना की, क्या वास्तव में भारत के समाज ने उस परिकल्पना को स्वीकार किया, जो कल्पना हम लोगों ने अपने संविधान में की, क्या उसको उसमें स्वीकार किया जा रहा है। और वहीं से ये सवाल उभर के आता है कि 26 जनवरी 1950 को हमने जिस संविधान को स्वीकार किया, जो एक तरीके से भविष्य की घोषणा के रूप में हमको दिखाई देता है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे तत्व ऐसे नहीं थे जो 26 जनवरी 1950 की स्थिति में भारत में मौजूद थे। सबसे पहले ही शब्द से अगर हम शुरू करें, हम भारत के लोग से, तो क्या वास्तव में 26 जनवरी 1950 की स्थिति में भी और आज की स्थिति में भी हम वास्तव में अपने हृदय की सबसे गहराई से ये कह अपने आप को हम भारत के लोग कह सकते हैं क्या? जिस तरीके की विविधताएं देश में हैं और लेकिन उन विविधताओं के बीच में जिस तरीके के आपसी टकराव और जिस तरीके की ऊंच नीच है, क्या उसके होते हुए सबसे पहला शब्द जो है हम भारत के लोग, क्या उसको वास्तव में एक आधारभूत प्रतिज्ञा के रूप में हम सामने रख सकते हैं क्या? और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं और हम ये कहते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं, उसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, उद्देशिका है, उसने ये नहीं कहा कि आज हम लोकतांत्रिक गणराज्य हैं, लेकिन बल्कि ये घोषणा की कि भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें सभी को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय उपलब्ध होगा। इसका उसमें ये नहीं कहा गया था, ये दावा नहीं किया गया था कि आज लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध है। उसमें ये नहीं कहा गया था आज जो है वो हमारी एकता और अखंडता सुनिश्चित है और हमारे यहाँ पर बंधुता का जो मूल भाव है वो मौजूद है। इसको अगर आखिर में अगर हम देखें तो उसमें यही कहा गया था कि लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना या फिर सामाजिक आर्थिक न्याय उपलब्ध कराना, अवसरों की समता उपलब्ध कराना, विश्वास की स्वतंत्रता उपलब्ध कराना या बंधुता की बात करना, कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें ये सारे तत्व, ये जो सारे मूल्य हैं वो जिसमें ये सुस्थापित होंगे और इन मूल्यों के आधार पर जो है वो हम स्वतंत्र भारत का निर्माण करेंगे। तो ये अपने आप में एक तरीके की जो है वो फ्यूचरिस्टिक क्लेम था, एक तरीके से भविष्य की घोषणा थी कि हम किस तरीके का देश बनाना चाहते हैं। और इस घोषणा को पूरा करने के लिए ही पूरा जो संविधान है वो रचा गया और उसी नजरिए से इसको हम आगे देखते हैं। तो ये एक तरीके का मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा तात्कालिक संदर्भ जो है वो यहीं से अभी हमारे सामने उभर के आता है। और इसको अगर हमको देखना है तो हमको लगता है कि किसी भी संविधान को या किसी भी वर्तमान स्थिति को उसकी जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं उससे अलग हटा करके नहीं देखा जा सकता। आज हम कहें कि हम लोकतांत्रिक देश बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या वास्तव में 5,000 साल के इतिहास में भारत में कभी उस तरीके की लोकतांत्रिक व्यवस्था रही? हालांकि कई बार ये उदाहरण हमको दिए जाते हैं कि वैशाली में जो है वो लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था थी,
लेकिन हमको उसको समझना चाहिए कि वो उस तरीके की लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्थाएं आदर्श रूप में उस रूप में नहीं थी, और अपने आप में वो राजशाही और राजतंत्र के बीच में एक तरीके से लोकतंत्र की या लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था के तौर पर हम उसमें देखते हैं। तो वास्तव में हम पहली बार जो है लोकतंत्र होने की जो हमारी यात्रा है वो हमने आजादी के बाद शुरू की थी। उसके पहले वो यात्रा भारत में हम नहीं देखते हैं, भारतीय समाज में भी नहीं देखते हैं। इस बात को हमको बहुत स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहिए, और उसके बहुत तमाम सारे उदाहरण हमारे इतिहास में भी, हमारे समाज शास्त्र में भी, हमारे राजनीति शास्त्र में भी हर जगह पर लगातार हमको उपलब्ध नजर आते हैं। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं जरूर उठाना चाहता हूँ, जो एक सबसे ज्यादा उल्लेखनीय हो सकती है, कि भारत में एक समय पर इतने जितनी भी विविधताएं हैं वो विविधताएं मौजूद रही हैं। आज से अगर हम 3500 साल पहले का भी संदर्भ लेते हैं, हम ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में भी अगर हम बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें शैव भी रहे, वैष्णव भी रहे, अक्रियावाद और नियतिवाद भी रहा, उच्छेदवाद भी रहा, अन्योन्यवाद भी है, द्वैत भी है, अद्वैत भी है, सगुण की भी बात हुई, निर्गुण की भी बात हुई, और इसी पूरी परिस्थिति में जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन भी हमारे हमको सामने नजर आता है। तो विविधता की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत ही गहरी पृष्ठभूमि और एक बहुत ही व्यापकता उनको अपने सामने यहाँ पर नजर आती है। तो इसलिए शायद सबसे पहला प्रश्न ये है कि ये, और इनमें से कई सारे विचार और जो दर्शन है वो एक तरीके से एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। अगर हम उनको विरोधाभासी ना भी कहें, एक स्तर पर वो विरोधाभासी भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमको लगता है कि एक ही समय में अलग अलग तरीके के विचार भारत में हमेशा मौजूद रहे हैं। और इन सभी विचारों की एक इसमें से स्वीकार्यता जो है वो हमको अलग अलग समय पर नजर आती है, और इसको लेकर के कोई ऐसा असहिष्णुता पूर्ण एक सामाजिक युद्ध नजर नहीं आता कि एक दूसरे को खत्म करने की उस तरीके से प्रक्रियाएं हुई हों। तो ये जो सामाजिक मूल्य और संवैधानिक मूल्य और अंतर संबंध और अंतर्द्वंद की जब हम बात करते हैं, तो हमको ये मानना पड़ेगा कि जो पूरा वैदिक काल के बाद और उत्तर वैदिक काल के समय में जो जिस तरीके से आडंबर, जिस तरीके से भेदभाव, जिस तरीके से जाति व्यवस्था ने एक रूप लेना शुरू किया, उसी समय पर समाज के अंदर से ही कुछ प्रतिक्रियाएं होना शुरू हुई, और हम ये देखते हैं कि वहीं से द्वैत और अद्वैत का भी जो पूरा संदर्भ है वो उभर करके आता है। और उसी समय पर जो जो दो सबसे महत्वपूर्ण शाखाएं हैं भारतीय समाज में, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन भी उसी समय पर उसी प्रतिक्रिया के स्वरूप उभर के आते हैं, कि जो ये कहते हैं कि भाई अपने आप में हम ईश्वर में ही विश्वास नहीं करते, और ये अपने आप में ये जो पूरी सृष्टि है वो तो बिल्कुल अनादि और अनंत है, इसका किसी ने निर्माण नहीं किया है। वहां से ये पूरी की पूरी प्रक्रिया और एक पूरी एक वैचारिक और एक दार्शनिक पहल वहां से शुरू होती है। और इसमें जो सामाजिक संदर्भ है वो ये है कि कुछ व्यवस्थाएं, कुछ विचार ऐसे रहे जिन्होंने अंधविश्वास, आडंबर, जातिवाद, भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, इन सब को जो है वो आगे बढ़ाना शुरू किया था। लेकिन समाज के भीतर का ही एक तबका था जिसने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि हमको इस तरीके का विभेदों में आगे जाना चाहिए, और इसलिए हम देखते हैं कि जैन और बौद्ध दर्शन जैसे स्वरूप हमारे सामने उभर के निकल के आए। और जब हम सामाजिक और संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं, तो ये हम शायद जो प्राचीन काल से या पिछले 5000 सालों में जो धर्म और धर्म ग्रंथों से जो सूत्र निकल के आए, उनको हम किसी तरीके से नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए हमको ये देखना जरूरी है कि वो सूत्र क्या कहते हैं, उनके मायने क्या हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं, और उनका व्यावहारिक स्वरूप क्या है। वो शायद एक बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ हो जाता है। जिसे हम अगर एक रेफरेंस लेते हैं, निरालंबोपनिषद में जो एक मंत्र है वो ये कहता है कि भाई जाति जो है वो चमड़ी से, रक्त से, मांस से, अस्थियों से, आत्मा से, शरीर से नहीं होती है, और इसकी कल्पना जो है वो तो व्यवहार के स्वरूप में होती है, और इसलिए किसी भी आधार पर इसको जो है हमको सामाजिक व्यवस्था के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। जब अगर ये उपनिषद अगर ये चीज कहता है, अगर उसमें ये धर्म सूत्र के तौर पर अगर ये संदेश विद्यमान है, तो हमको ये समझना पड़ेगा और ये सवाल पूछना पड़ेगा कि फिर ये सामाजिक व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में और राजनीतिक व्यवस्था में फिर ये जो जातिवाद के आधार पर किया गया भेदभाव है वो आया कैसे। जब ये कहा गया कि भाई इस तरीके से कोई चीज धर्म के आधार पर नहीं होती है, और ये कल्पना जो है वो केवल कर्म के आधार पर है, तो फिर ये स्वरूप में किस तरीके से आई,
और उसका राजनीतिक उपयोग किस तरीके से किया गया। फिर इसी तरीके से यही बात भी आती है कि जैसे हम सांप को जो है रस्सी को सांप के तौर पर देख लेते हैं और उसमें भ्रम हो जाता है, उसी तरीके से स्त्री और पुरुष को भी अलग अलग मानना वो भी उसी तरीके का भ्रम है, और उससे बड़ा अज्ञान कोई नहीं है। वर्ण आश्रम से बड़ा अज्ञान कोई नहीं है। ये जो सारी जो हमारी सामाजिक आडंबर और परंपराएं हैं, या जिस तरीके की रूढ़िवादिताएं हैं खासतौर पर, वो उनको उनको मानना ही, या किसी भी तरीके का भेद मानना जो है, वही सबसे बड़ा अज्ञान है। लेकिन धर्म सूत्र ये कहता है कि ये अज्ञान है, लेकिन आज की जो सामाजिक व्यवस्था है उस सामाजिक व्यवस्था का आधार ही ये अज्ञान बन गया है। तो अगर ये सामाजिक मूल्य हैं कि हमको इस तरीके से भेदभाव नहीं करना है, तो फिर हमारी ये व्यवस्था के हिस्से कैसे बने, ये सवाल यहाँ पर हमारे सामने उभर करके कहीं ना कहीं आता है। हम कई बार जो है जो पूरे अलग अलग संदर्भों में हम देखते हैं, तो हमको वसुधैव कुटुंबकम का जो श्लोक है महोपनिषद का, वो बार बार संदर्भ में आता है। और उसमें हमको आखिरी के दो शब्द तो कहे जाते हैं वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन जो पूरा श्लोक है वो तो यही कहता है कि यह मेरा है और यह मेरा नहीं है। इस तरीके का विचार करना जो है वो छोटे चित्त के लोगों का काम होता है। उदार और विराट हृदय वाले लोगों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है। अगर हमारा सामाजिक मूल्य ये है कि पूरी पृथ्वी एक परिवार है और ये तेरा है और ये मेरा है और हमारे बीच में कोई भेदभाव है, ये तो छोटे लोग सोचते हैं। अगर ये मूल्य है, तो फिर ये मूल्य हमारी सामाजिक व्यवस्था का इतना गहरा हिस्सा कैसे बन गया कि जाति और लिंग और वर्ण के आधार पर इतनी गहरी व्यवस्थाएं बन गई। और एक तरफ हम जो स्लोगन के तौर पर वसुधैव कुटुंबकम का संदर्भ लेते हैं, लेकिन व्यवहार में जो है वो किसी दूसरे तरीके की बात हमारे सामने निकल के आती है। तीसरी बात अगर हम ये कहें, एक महत्वपूर्ण और बात हम कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारा जो विश्वास और सामाजिक मूल्य है वो ये कहता है कि भाई सभी लोग जो है वो सुखी होने चाहिए, सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, किसी के भी साथ किसी भी तरीके की गलत बात नहीं होनी चाहिए। अगर ये सामाजिक मूल्य है, तो फिर जो है हमारी जो पूरी व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था जो बनी है, वो आर्थिक व्यवस्था इतनी भेदभावकारी कैसे हो सकती है जिसमें ये वाले मूल्य का कहीं कोई स्थान ना हो। और इस बात को हमारा समाज और राज्य व्यवस्था दोनों ही बहुत आसानी से स्वीकार करते हो कि अगर सबको पूरा स्वास्थ्य ना भी मिलता हो तो भी हम बहुत सहजता से अपनी शासन व्यवस्था का संचालन कर सकते हैं। ये अगर हमारे मूल्य सामाजिक मूल्य हैं, तो फिर ये हमारी एक तरीके से व्यवहार से बाहर क्यों हुए, शायद ये बहुत बड़े सवाल हमारे सामने उभर के आते हैं। मैं अभी तात्कालिक संदर्भ के तौर पर शायद गोस्वामी तुलसीदास का जो रामचरितमानस का संदर्भ है वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत रामराज की बात हो रही है, लेकिन वास्तव में रामराज का जो है वो संदर्भ क्या है? वो रामराज का जो संदर्भ है वो तो ये कहते हैं कि जिसमें किसी को दैहिक दैविक और भौतिक तकलीफ ना हो, सभी मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करते हों, और जो भी है वो एक नीति और मर्यादा का जो है वो उसमें रहते हुए अपने अपने धर्मों का पालन करते हों, और एक दूसरे के साथ उनकी परस्परता बहुत प्रगाढ़ हो, वो जो है वो एक राम राज्य होगा। अगर वो कल्पना है, वो मूल्य है, तो फिर हमारी व्यवस्था में, हमारे व्यवहार में, समाज में वो चीजें कहाँ पर हैं जिसके आधार, जिसको हम इनके आधार पर खड़ा हुआ कह सकते हैं और इन मूल्यों के आधार पर हम इसको मान सकते हैं। ये चीजें शायद हमको समझने की जरूरत है। लेकिन वास्तव में ये पूरी सच्चाई नहीं है। ये बहुत अच्छे सिद्धांत, और क्योंकि दर्शन के मामले में हमको मानना पड़ेगा कि हमारी बहुत एक व्यापक नजरिया रहा है, लेकिन जब हम उससे आगे बढ़ते हैं तब हमको इसके कई विरोधाभासी पहलू भी दिखाई देते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमको ऐतरेय में ये दिखाई देता है कि सृष्टि का निर्माण, जो पहला ही अध्याय है, वो कहता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। जो परम तत्व है, वो परम तत्व ने जो है वो सबसे पहले एक तरीके से एक लोक का निर्माण किया, परम लोक का निर्माण किया, जिस लोक में ये सब आकाश है, ब्रह्मांड है, मारीच है, मर्त्य लोक है, ये सारी व्यवस्थाएं उसके अंदर बनी हुई हैं। और उसके बाद उसकी संरक्षा के लिए लोकपाल यानी कि समर्थ विराट पुरुष का निर्माण हुआ। इसके बाद देवताओं के रहने के लिए स्थान बना, फिर गाय और अश्व बनाए गए। इसके बाद पुरुष की रचना हुई, और पुरुष की रचना के बाद ये सवाल खड़ा हुआ कि ये पूरी सृष्टि चलेगी कैसे, उसके लिए प्रजनन की आवश्यकता है, उसके लिए स्त्री का निर्माण किया गया। अब ये अगर हमारा इसके आगे, तब हम एक मूल संदर्भ में हमने देखा, उसके जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमको समझ में आता है कि जब ये पूरी अवधारणाएं रची जा रही हैं, हम इनको
किस नजरिए से देखेंगे वो एक अलग पहलू है। लेकिन मुझे लगता है कि जिनको हम लगातार अपने दैनिक जीवन में आज मानते हैं, जिन पे बहुत लगातार व्याख्याएं होती हैं, टीकाएं होती हैं, जो हमारे सामाजिक शिक्षण का बहुत महत्वपूर्ण आधार है, उन आधारों में तो यही माना गया है कि भाई स्त्री जो है वो तो एक तरीके से उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए है क्योंकि वो प्रजनन की भूमिका निभाती है। और ये हमको इन्हीं सूत्रों में से ये इस तरीके के संदेश होते हुए हमको नजर आते हैं, और ऐसे एक नहीं, हमको अलग अलग जगहों पर वो चीजें खड़े होती हुई दिखाई देती हैं। और उसके संदर्भ में हमको ये देखना होगा कि वास्तव में एक तरफ हम बहुत ही महान नजरिए और महान दर्शन के प्रतिपादक हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम जब व्यवस्थाओं के नजरिए पे आते हैं वहां पर हम कहीं ना कहीं भेदभावकारी नजरिए को शामिल करते हैं। अब हमको दूसरे जिस जिस खंड में महोपनिषद के जिस खंड में वसुधैव कुटुंबकम का उल्लेख है, उसी महोपनिषद में एक दूसरी बात भी आती है कि जो भी हमारे शरीर में या जिस तरीके से भी हम एक इंसान के रूप में अगर हमने जन्म लिया है तो हम कहां पर बंधन में फंसते हैं। तो उसका जब हम व्याख्या में आते हैं यहाँ पर महोपनिषद में, तो उसमें कहते हैं कि बाल्यकाल में हम अज्ञानता से ग्रसित रहे, फिर युवा काल में हम जो है वो स्त्री के द्वारा आहत रहे, फिर अंतिम अवस्था में हम जो है वो स्त्री और पुत्रादि की चिंता में दुखी होकर के अपना जीवन हम गुजारते रहे और अपना अंत सुधार नहीं पाए। तो अपने आप में जब हम इस नजरिए से देखते हैं कि जहां पर हम एक वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं और उसके आगे फिर हम जाकर के देखते हैं, वहां पर ये बताया जाता है कि किस तरीके से एक पुरुष का जीवन जो है वो बंधन में कहां पर और किस कारण से आता है। ये चीजों को हम कैसे महसूस करेंगे, कैसे व्याख्यायित करेंगे, तो यहां पर हमको वो जो अंतर्द्वंद है, सामाजिक मूल्यों का जो अंतर्द्वंद है वो बहुत साफ दिखाई देता है कि ये जब जब इस तरीके के अगर हमारे एक एक विचार और इस तरीके के सूत्र हमारे सामने आते हैं तो हम उनको हम समाज का ओरिएंटेशन किन चीजों के साथ में कर रहे हैं, वो चीज हमको यहाँ पर बहुत साफ तौर पर दिखाई देती है। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमने देखा कि फिर हमारे सामने बौद्ध दर्शन का उदय होता हुआ नजर आता है, और बौद्ध दर्शन का उदय जो है वो एक तरीके से सामाजिक विसंगतियों के परिणाम स्वरूप और उसकी एक तरीके से प्रतिकार में खड़ा हुआ एक तत्व बहुत स्पष्ट रूप से उसमें हमको दिखाई देता है। और इसीलिए उसमें ये बार बार कहा जाता है कि भाई हम अपना जीवन किस तरीके से मनाएंगे, ये किसी बाहरी ताकत के ऊपर निर्भर नहीं है, किसी बाहरी ईश्वर के ऊपर निर्भर नहीं है, ये हमारे अपने ऊपर निर्भर है कि हम अपना जीवन किस तरीके से निर्मित करते हैं। और इसीलिए जो मार्ग बताए गए, गौतम बुद्ध ने जो मार्ग बताए, उनका एक मार्ग यही है कि आप किस तरीके से ये अपने आप में ये चेतना विकसित करेंगे कि जिस वस्तु का उपयोग आप कर रहे हैं उस वस्तु का उपयोग करते हुए ये विचार करें कि वास्तव में क्या इस वस्तु का उपयोग करना अनिवार्यता है जीवन के लिए या नहीं, और अगर उसकी अनिवार्यता नहीं है तो उसका त्याग क्यों नहीं किया जाना चाहिए। ये भी विचार जो है वो व्यक्ति को करना बहुत अपने आप में एक जरूरी है। इस चीज के साथ में ही हम आगे बढ़ सकते हैं और इसी से एक इंसान जो है वो अपने अपने जीवन को बेहतर कर सकता है। इसी तरीके से जो एक मार्ग है, जो तितिक्षा का मार्ग जो कहा जाता है कि भाई सब सहने की शक्ति हम किस तरीके से अपने आप में पैदा करेंगे, और वहां पर जो है वो सब सहने की शक्ति जो है वो केवल शारीरिक संदर्भ में नहीं है बल्कि विचारों की विविधता और असहमति के संदर्भ में भी है। तो अब एक तरीके से हम ये देखेंगे कि जो सामाजिक विसंगतियां या जो सामाजिक विभाजन पैदा हो रहा था, वहां से फिर एक बुद्धिज्म में जो है वो हमको कुछ इस तरीके के मूल्य खड़े हुए होते हुए दिखाई देते हैं, और उससे ये एक तरीके का संदेश हमको मिलता है कि कैसे एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हम आगे कर सकते हैं। और इसीलिए कुछ जो घटनाएं हैं उन घटनाओं का रेफरेंस लेना और ज्यादा मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर इसको व्यावहारिक संदर्भ में कैसे देखा जाए। क्या केवल ये व्याख्यान की प्रवचन की ही बात है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात जो है वो हमको ये दिखाई देती है। जैसे गौतम बुद्ध का जब वो राजकुमार थे, उस वक्त के जो घटनाएं उनके उसमें दिखाई देती हैं कि जब वो ये देखते थे कि खेतों में मजदूर बहुत श्रम कर रहे हैं, पानी रोकने के लिए बांध बना रहे हैं, भीषण धूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके शरीर पर कपड़े नहीं हैं, और उसको देख करके उन्होंने अपने मित्रों से ये पूछा था कि क्या यह उचित है कि एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण करे, क्या यह उचित है, यह कैसे ठीक हो सकता है कि जो व्यक्ति मेहनत करता है, जिसके श्रम से पूरे राज्य की व्यवस्था का और समाज की जरूरतों की पूर्ति होती है, उस मजदूर की ही बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती, उसको ही वस्त्र नहीं मिल पाते। ऐसा होते हुए हम
या दूसरे व्यक्ति जो है वो जीवन का आनंद कैसे उठा पाते हैं, ये कैसे संभव है। तो ये जो चेतना वाला जो पहलू है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये हमको उनकी जो घटनाएं हैं उन घटनाओं से बहुत बार बार यहाँ पर दिखाई देता है। हमको पता है कि वो एक क्षत्रिय परिवार से, शाक्य समुदाय से आते थे, और उसमें उनको बार बार ये सिखाने की कोशिश की जाती थी कि वो क्षत्रिय हैं, सिद्धार्थ जो है वो क्षत्रिय हैं, और इसलिए उनको युद्ध कर्म का कौशल सीखना चाहिए। और जब उनको वो सिखाने की बहुत कोशिश की जाती थी तो वो उसको सीखने के लिए तैयार नहीं थे, और उन्होंने अपनी माँ से ये प्रश्न पूछा था कि क्या युद्ध करना, क्या शस्त्र उठाना अनिवार्यता है, क्या क्षत्रिय भी जो है वो बिना शस्त्र उठाए क्षत्रिय नहीं हो सकता है, कि इंसान नहीं हो सकता है क्या, क्या युद्ध करना जरूरी है, क्या हिंसा करना जरूरी है क्या। और इस बात को लेकर के उन्होंने कहा कि भाई इससे राज्य की सुरक्षा के लिए जरूरी है। तो उनका ये प्रश्न कि भाई जब दोनों राज्य के लोग अगर अहिंसा में विश्वास करने लगे, करुणा में विश्वास करने लगे, तो किसी भी राज्य की सुरक्षा खतरे में क्यों आएगी, क्या उस तरीके की व्यवस्था का निर्माण नहीं किया जा सकता है, ऐसा समाज कैसे बनाया जा सकता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ना मारे और चोट ना पहुंचाए। तो ये जो जीवन की घटनाएं हैं ये हमको बताती हैं कि एक तरफ हम जहां से कुछ सूत्रों का प्रतिपादन कर रहे थे, उसके आगे कैसे आगे चीजें जो है वो किस रूप में हमको बढ़ती हुई वहां पर नजर आती हैं। फिर तीसरा संदर्भ जब हम सामाजिक मूल्यों के रूप में देखते हैं, वो बहुत ही व्यावहारिकता के साथ उसको देखने की जरूरत है। वो हमको जैन दर्शन के उसमें निकल के आता है। वो ये है कि एक जो पूरी अवधारणा है प्रतिक्रमण की, प्रतिक्रमण का मतलब है सीधा एक तरीके से जिसमें ये मानना कि हम अपने जीवन के बिल्कुल ठीक पिछले क्षण में जा करके ये विचार कर सकें कि हमने क्या सोचा, क्या व्यवहार किया, हमारे भाव क्या थे, क्या वो भाव उचित थे, क्या उनको बदलने की आवश्यकता है, और उस प्रक्रिया से गुजरते हुए हम अपने अगले क्षण के भाव को, उस व्यवहार को हम कैसे उचित बनाएं, कैसे बेहतर बनाएं। ये पूरी प्रक्रिया जो है जो प्रतिक्रमण की, उसको किस तरीके से अपने जीवन में अपनाया जा सकता है, यानी खुद पे नजर रखना। ये एक सामाजिक मूल्य हमको जैन दर्शन से उभरता हुआ नजर आता है, जो ये कहता है कि अपने किए हुए ऊपर हर समय एक नजर रखना, उसको उसको समझते रहना, उसको खंगालते रहना, उसका परीक्षण करते रहना, और उसके आधार पर अपने व्यवहार को आने वाले क्षण के लिए तैयार करते रहना कि मैंने ये पिछले क्षण गलती की, अगले क्षण में ये गलती ना करूं। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और प्रतिक्रमण का सीधा सा मतलब होता है वापस लौटना, कि मैं पिछले क्षण में लौट करके देखूं कि वहां क्या हुआ था, वहां क्यों हुआ था ऐसा, क्या इसका कोई और विकल्प हो सकता था, अगर वो विकल्प बेहतर होता तो क्या मैं आगे उस विकल्प को कैसे अपनाऊंगा। ये चीज को, और एक प्रतिक्रमण की एक पूरी प्रक्रिया, एक व्यवहार के तौर पर, ये केवल सिद्धांत नहीं बल्कि एक तरीके से जीवन व्यवहार के तौर पर हम उसको कैसे मानते हैं, एक अपनी जीवन की यात्रा में वापस लौटना और उसके आधार पर अपने जीवन में अपने व्यवहारों में बदलाव लेकर के आना, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी बात जो एक बात आती है कि एक किसी भी व्यक्ति और किसी भी समुदाय और किसी भी जीव का अपना एक मूल स्वभाव होता है। आप अगर नीम खाएंगे तो नीम का अपना एक बुनियादी और मूल स्वभाव है। अब आप उससे और कोई अपेक्षा नहीं रख सकते, क्योंकि उसका स्वभाव, अगर अगर उसका उसका मूल स्वभाव कड़वापन है तो उसका मूल स्वभाव कड़वापन है। शेर का अगर स्वभाव एक तरीके से हिंसा करना है तो वो हिंसा करना उसका मूल स्वभाव है, उससे आप कुछ और अपेक्षाएं शायद नहीं कर सकते हैं। वही चीजें हमको ये देखना पड़ेगा। शायद एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि इंसान का मूल स्वभाव क्या है। सांप का अगर मूल स्वभाव विषधर होना है, अगर नीम का स्वभाव कड़वा होना है, शेर का स्वभाव अगर मान लीजिए हिंसा करना है, तो प्रश्न ये है कि इंसान का मूल स्वभाव क्या है, हिंसा या अहिंसा। ये चीज शायद हमको अब अपने स्तर पर स्पष्ट करने की जरूरत है। और इसीलिए जो बात वहां से शुरू हुई थी कि लोकतांत्रिक मूल्यों का होना या करुणा को अपनाना, इसके शायद उन स्तरों पर पहुंचने से पहले ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी होगा कि इंसान का वास्तव में मूल स्वभाव क्या होता है, और उसी के मुताबिक हम इस बात को और मूल्यों की जो अवधारणा है उसको हम शायद आगे लेके जा सकते हैं। ये दूसरा पहलू मुझे जो सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में नजर आता है वो इसके साथ बहुत जुड़ा हुआ है। आज बहुत विचारों की जो एक तरीके से असहमति है, उसके प्रति एक बहुत गहरी असहिष्णुता है, हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैन दर्शन में एक और दूसरा संदर्भ आता है स्यादवाद का। वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मुझे लगती है मूल्यों के संदर्भ में। वो ये कि वो तो ये कहता है कि कोई भी चीज सुनिश्चित नहीं है, ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है, ये नहीं भी हो सकता है, ये हो भी सकता है, ये है भी और ये नहीं भी है। तो अब अगर मान लीजिए एक दर्शन के तौर पर जैन जैन दर्शन अगर इस बात को स्वीकार करता है
कि कोई अगर ये कहे कि यही सिद्धांत बिल्कुल सत्य है, तो वहां से आप किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई सुनिश्चितता है ही नहीं। और इसीलिए सापेक्षतावाद का जो संदर्भ है वो बहुत महत्वपूर्ण तौर पर उभर के आता है। अगर एक स्यादवाद का अगर मूल्य हमारे पास उपलब्ध है सामाजिक व्यवस्था के तौर पर, तो समाज ने उसको क्यों नहीं अपनाया? समाज कौन से ऐसे क्षण में ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां पर उसने ये मान लिया कि नहीं, यही ईश्वर सही है, यही धर्म ग्रंथ सही है, यही आराधना पद्धति सही है, यही अर्थव्यवस्था केवल एकमात्र समाधान है। और उसके ऊपर बहुत कठोर हो जाना, उसके प्रति बहुत, उस पर बहुत अंधविश्वास कर लेना, ये वाली व्यवस्था और ये स्वरूप शायद मुझे लगता है कि इसने समाज में बहुत सारी चुनौतियां पैदा करना शुरू की। जब मैंने ये मान लिया कि मैं सही हूं और आपने जब ये मान लिया कि आप ही सही हैं, उसके बाद शायद हम एक मानव समाज के तौर पर एक सबसे शायद टकरावकारी स्थिति की तरफ हमने वहां से बढ़ना शुरू किया। और वही एक जो चुनौती है वो हमारे उसमें उभर करके निकल के आती है। और इस तरीके के जो सामाजिक मूल्यों की पूरी प्रक्रिया में हम आगे जाते हैं तो हमको बहुत सारे ऐसे संदर्भ दिखाई देते हैं जो, जहां पर मानवीय मूल्य, सामाजिक मूल्य और संवैधानिक मूल्य एक दूसरे से जुड़ते हुए नजर आते हैं। वो उनको शायद किसी सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित करने की जरूरत नहीं है। महावीर के जो 1000 संदेशों का एक संकलन जो 1960 में प्रकाशित हुआ, उसमें एक बहुत बढ़िया जो एक संदर्भ दिया गया, उसमें कहा गया है कि धर्म के 4 द्वार हैं। एक द्वार है क्षमा, एक है विनय, एक है सरलता और एक है मृदुता। तो अगर ये मूल्य है, तो ये मूल्य जो है वो समाज में क्यों नहीं स्थापित हुआ? सामाजिक व्यवहार में, सामाजिक व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में क्यों स्थापित नहीं हुआ? ये चीजें शायद हमारे सामने सबसे ज्यादा संदर्भ यही निकल के आता है कि हमको समाज में मूल्य नजर आते हैं, लेकिन समाज के व्यवहार में, समाज की व्यवस्थाओं में वो मूल्य कहीं पर भी स्थापित होते हुए हमको नजर नहीं आते। और इसके कारण से एक जातिवादी व्यवस्था, लैंगिक भेदभाव वाली व्यवस्था, आर्थिक असमानता पैदा करने वाली व्यवस्था, लोगों को बिल्कुल एक तरीके से नारकीय जीवन में धकेलने वाली व्यवस्था का निर्माण हम लोगों ने किया। ये सामाजिक व्यवस्था का ताना बाना इस रूप में हमको यहाँ पर दिखाई देता है, जहां पर पूरी जो समाज है वो जातियों में विभाजित हुआ, और जातियों में जो नहीं आया उसको हमने और ज्यादा वंचित, और ज्यादा जो है वो एक व्यवस्था से बाहर मान लिया। हमने ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें एक खास समुदाय को मेला ढोने के काम के लिए हमने बाधित किया। हमने ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें देवदासी प्रथा जैसी व्यवस्था बनाई गई। हमने ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें सती प्रथा जैसी व्यवस्था बनाई गई। और ये सब जो है वो हमने कहीं ना कहीं धर्म सूत्रों की मितक व्याख्याओं को आगे बढ़ाते हुए किया, जिससे एक समाज के अंदर एक विसंगतिपूर्ण स्थिति पैदा होती हुई नजर आई। और जब ये समाज इस तरीके का बना, हम जब आजाद हुए तब तो भारत में केवल एक धर्म में नहीं, बल्कि भारत का जो बहुसंख्यकवादी धर्म है उसमें भी बहुपत्नी प्रथा थी। ऐसा तो नहीं है कि वो बहुपत्नी प्रथा जो है वो किसी एक समुदाय में ही रही। वो तो आजादी के बाद की जो नियम कानून की व्यवस्थाएं बनी और बदलाव हुए, उनसे हमको कई सारी चीजें जो है वो सुधरती हुई नजर आई। तो जब भारत का संविधान बन रहा था, तब ये पूरी चर्चा हुई कि जब अगर ये पृष्ठभूमि है हमारे समाज की, उसमें इतने अंतर विरोध हैं, उसमें इतनी विसंगतियां हैं, तो हमको नया देश, नया राष्ट्र ऐसा बनाना है जिसमें इस तरीके की मूल्यहीनता ना हो, इस तरीके का भेदभाव ना हो, छुआछूत ना हो। उसी के कारण से भारत के संविधान में एक घोषणा जो की जाती है कि अब से अस्पृश्यता जो है वो एक अपराध होगा। कानूनी तौर पर उसको अपराध पहले दिन से माना गया। जब पूरी बहस संविधान सभा में चल रही थी, तब लोगों ने कहा कि हमको इस बात को स्वीकार करने में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए कि महिलाओं के नजरिए से और दलितों के नजरिए से हम एक बहुत बुरे समाज हैं, हम एक बहुत हिंसक और एक बहुत क्रूर समाज हैं। ये बहुत दस्तावेजों में उपलब्ध हमारे सामने है, ये पूरी बात हमको वहां पर नजर आती है। और इसी कारण से जो हमारे संविधान के प्रियम्बल में जो बातें कही गई हैं, चाहे वो लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की बात हो, सामाजिक न्याय की बात हो, आर्थिक न्याय की बात हो, राजनीतिक न्याय की बात हो, बंधुता की बात हो, एकता और अखंडता के लिए गरिमा की और बंधुता की बात हो, ये जो पूरे मूल्य हैं, इसको हम संवैधानिक मूल्यों के तौर पर परिभाषित करते हैं। संवैधानिक मूल्य कोई अलग बात नहीं है, बस संविधान की उद्देशिका में एक भारतीय व्यवस्था के निर्माण के लिए जो सपना देखा गया है, सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलना, यही मूल्य है।
भारत की एकता और अखंडता को स्थापित करने के लिए हर व्यक्ति की गरिमा और उसकी आपसी बंधुता को बढ़ावा देना, यही संवैधानिक मूल्य है। और पूरी व्यवस्था इन्हीं मूल्यों के आधार पर बनाने की कोशिश हमारे संविधान में हुई। और सामाजिक मूल्यों और संवैधानिक मूल्यों में अंतर वही नजर आता है जहां पर हम ये कहते हैं कि संवैधानिक मूल्य सामाजिक मूल्यों से या सामाजिक व्यवस्था के द्वारा जो प्रतिपादित मूल्य हैं, जिसमें जाति व्यवस्था की बात कही गई है, लैंगिक भेदभाव के संदर्भ हमको नजर आते हैं, उससे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और हम ये बात कर रहे हैं कि गरिमा का अधिकार केवल जाति के आधार पर नहीं होगा, बल्कि हर व्यक्ति को गरिमा का अधिकार मिलेगा। बंधुता जो है वो जाति के आधार पर या आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं होगी, सामाजिक सक्षमता के आधार पर नहीं होगी। हर व्यक्ति की बंधुता, हर व्यक्ति के बीच में बंधुता जो है वो एक सुनिश्चित मूल्य होगा। इसलिए सामाजिक मूल्यों और संवैधानिक मूल्यों में दूसरा अंतर जो हमको नजर आता है वो सार्वभौमिकता का नजर आता है। हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है वो जाति के आधार पर किसी की विशेषता तय करती है। हमें जो नैतिक मूल्य सिखाए जाते हैं, हमको बचपन में ये कहा जाता है कि सम्मान करना है बड़ों का, लेकिन अगर हमारा बड़ा व्यक्ति जो है वो अगर दलित है तो उसका सम्मान करना है, क्या ये सिखाया जा रहा है हमको? क्या हमको उस तरीके की व्यवस्था जो हम कहते हैं कि हमको सत्य बोलना है, लेकिन जब हमारी सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में कोई बात आती है तो क्या वो सत्य बोलना स्वीकार्य होगा वहां पर? ये चीजें भी है जो विरोधाभास वहां पर नजर आते हैं और उसमें एक तरीके की सीमाएं नजर आती हैं। संवैधानिक मूल्यों से परे जाकर के बात करने की बात करते हैं कि हम कैसे लोग एक तरीके से लोकव्यापीकृत मूल्यों की बात कर सकें, उनको हम स्थापित कर सकें। बंधुता मतलब सबके लिए, गरिमा मतलब सबके लिए, आपसी सद्भावना मतलब सबके लिए, धर्म की स्वतंत्रता यानी सबके लिए। किसी खास चिन्ह के आधार पर हम मूल्यों का निर्धारण ना करें, वहां पर आकर के हम संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं। क्योंकि संविधान का मतलब यह है कि वो किसी एक धर्म ग्रंथ, कोई एक धर्म ग्रंथ नहीं है, वो किसी एक खास समुदाय या किसी एक पंथ का सिद्धांत दस्तावेज नहीं है, बल्कि सभी समुदायों के लिए बनी हुई व्यवस्था का दस्तावेज है। और उसी नजरिए से हम संविधान को देखने की कोशिश करते हैं। वहां पर आकर के हम ये मानते हैं कि सामाजिक मूल्यों में जो सीमाएं थी उसके पार जाने की कोशिश संविधान के माध्यम से होती है। और ये चीज शायद हमको उसी नजरिए से स्वीकार करने की जरूरत है। इसलिए आज के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधानों का शायद उतना ज्यादा महत्व तो अभी उस वक्त नहीं होगा। सबसे ज्यादा महत्व होगा कि क्या बुनियादी तौर पर हम इन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में विश्वास करते हैं क्या? क्या हम लोकतंत्र चाहते हैं क्या? जिस तरीके से पूरी दुनिया में सैन्यकरण की प्रक्रियाएं चल रही हैं, जिस तरीके से बहादुरी को, ब्रेवरी को, शौर्य को हथियारों के साथ या सैन्य ताकत के साथ प्रतिपादित किया जा रहा है, क्या हम वास्तव में लोकतंत्र में विश्वास की कहीं परिकल्पना वैसे में कर सकते हैं क्या? ये चीजें जिस तरीके से सांप्रदायिकता पूरी दुनिया में, चाहे वो बौद्ध के आधार पर हो, बुद्धिज्म के आधार पर हो, चाहे वो इस्लाम के आधार पर हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी के आधार पर हो, चाहे वो हिंदुइज्म के आधार पर हो, पूरी दुनिया में जिस तरीके से ये पूरी लहर चल रही है, उस स्थिति में क्या हम लोकतांत्रिक मूल्यों की कल्पना कर सकते हैं? वो शायद इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आजादी के समय पर हमने जिस संविधान को अपनाया उसको समाज के भीतर ले जाने के लिए जो पहल की जरूरत थी, वो पहल हमारे पिछले 75 सालों में नहीं हुई है। क्योंकि उस तरीके का समाज 1950 में नहीं था जैसा हम बनाना चाहते थे संविधान के माध्यम से। उसके लिए शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, हमारे आपसी व्यवहारों में बहुत पहल करने की जरूरत थी, उसको एक अभियान के तौर पर आगे लेके जाने की जरूरत थी, जो शायद आजादी के बाद नहीं हो पाया। और इसीलिए आज हम एक तरीके से देखते हैं कि संविधान बहुत प्रासंगिक संदर्भ के तौर पर पूरे समाज में नजर नहीं आता है। जितनी टीकाएं, जितनी आख्याएं, जितने व्याख्यान, जितने जगराते हमारी धार्मिक व्यवस्थाओं के लिए होते हैं, जितने ज्यादा लाउड स्पीकर के ऊपर हमने धार्मिक संदेशों पर बात होती है, हमने कब इस तरीके के संदेश, इस तरीके के तरीकों से संविधान के संदेश सुने हैं, जहां पर लोग जो है वो रात भर बैठ करके संविधान के संदेश सुनते हो, या किसी ने वो संदेश सुनाए हो कि हम कैसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं। जो 75 सालों में जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और उसका सबसे बड़ा आधार यह है कि हमको उन मूल्यों को प्रस्थापित करने की जो जरूरत थी वो शायद हम इस पूरी प्रक्रिया में नहीं लेके जा पाए। और इसीलिए वो संविधान जो है वो भारतीय समाज के साथ नहीं जुड़ पाया। और अपनी आखिरी बात को कह करके मैं यहाँ पर अपने विराम की तरफ आगे बढ़ूंगा, वो ये कि अपने आप में बहुत अच्छा संविधान होना बहुत पर्याप्त नहीं हो सकता।
दस्तावेज कितना भी अच्छा हो, कितनी ही अच्छी बातें उसके अंदर कही हो, लेकिन ये तो समाज के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपना स्वरूप किस तरीके से निर्धारित करेगा। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो संविधान बनाने वाले लोग थे, अगर उनके ही वक्तव्य संविधान की सभा के अंदर पढ़ेंगे तो उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है। उसमें जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 23 नवंबर 1949 को बलवंत सिंह मेहता ने कहा था, संविधान को हम जितना अच्छा बना सकते थे हमने बनाया है, अब हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाएं और इस विधान को हम अपने गांव के लोगों को समझाएं। वही हमारा कार्य क्षेत्र है। शिक्षा व प्रचार के अभाव में कभी कभी जनता में बड़ी गलतफहमी पैदा हो जाती है। आम जनता के लिए स्वराज और संविधान का यही मतलब है कि उन लोगों को खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए मकान और शिक्षा मिले। और बालकृष्ण शर्मा ने कहा था कि संविधान की आत्मा जो है वो उन लोगों में बसती है जो इसको क्रियान्वित करेंगे। वो आत्मा कितनी शुद्ध है, इससे तय होगा कि संविधान का हश्र क्या होगा। ये संविधान वास्तव में उस तरीके से लागू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अगर वो लोग जो संविधान को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार होंगे, अगर वो निष्कलंक हैं, पवित्र हैं और सुसंगठित राजनीतिक पक्ष हैं, सोच समझ वाले पक्ष हैं, तो इस संविधान के मायने निकलेंगे। अन्यथा ये संविधान कोई असर नहीं दे पाएगा। यही बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी कही थी और यही बात डॉक्टर अंबेडकर ने भी कही थी कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, ये तो समाज के चरित्र के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे लोगों को चुनाव के माध्यम से चुनेंगे और वो चुने हुए लोग संविधान को किस नजरिए से देखेंगे और कैसे उसको आगे लागू करने की प्रक्रिया में जाएंगे। तो किसी भी रूप में कितना ही अच्छा संविधान हो, इसमें से जो भी अगर हमको लगता है कि कुछ बाधक प्रावधान है उनको अगर हटा भी दिया जाता, तो भी क्या ये कह सकते थे कि वास्तव में ये अपने आप अपने वास्तविक स्वरूप में लागू हो जाता। मुझे लगता है कि इसका लागू होना लोगों के ऊपर निर्भर है। इसकी समीक्षा की बहुत जरूरत हो सकती है, इसमें बहुत सवाल हो सकते हैं, इसकी बहुत चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन शायद सबसे बड़ा जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी जो हिस्सा हमको समझ समझ में नजर आता है, ये वाली बात है कि किस रूप में हम इसको समाज के भीतर लेके जा पाए, तो समाज में इसको मूल्यों की तरीके से प्रस्थापित कर पाए, केवल प्रावधानों के नजरिए से ना हो, सुप्रीम कोर्ट का और केवल संसद का और केवल कार्यपालिका का विषय ना हो, बल्कि आम लोगों का किस तरीके से विषय बने, ये सबसे बुनियादी पहलू हमको इस पूरी प्रक्रिया में समझ में आता है। और शायद उसी नजरिए से इसको देखने की जरूरत है। और शायद प्रावधानों से पहले इसका जो सबसे पहला पन्ना है, इसकी उद्देशिका का, इसका प्रियम्बल का, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जरूरत तो उसको ही स्पष्ट करने की है। उसको हमारे आख्यान, व्याख्यान, टीकाओं, बहस, चर्चाओं, अपनी अजान, अपने जगराते, इनमें हमको शायद लेके आने की जरूरत है। उसके बिना शायद इसकी जो प्रासंगिकता है उसको बहुत हम आगे तक स्थापित नहीं कर सकते हैं। और यहीं पर हमको ये जो सामाजिक मूल्यों और संवैधानिक मूल्यों के बीच जो अंतर्द्वंद और अंतर संबंध है वो नजर आते हैं कि एक स्तर पर हम सामाजिक मूल्यों में पूरे वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम सभी के स्वास्थ्य की बात करते हैं, सभी के कल्याण की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं के आगे बढ़ते हुए जब हम व्यवस्था बनाने जाते हैं तो हम वहां पर छुआछूत की, भेदभाव की, सती प्रथा की, इस तरीके की व्यवस्थाओं को बनाते हैं। और इसके ऊपर सवाल तभी खड़ा किया जा सकता है तब एक किस्म से संवैधानिक चेतना का निर्माण हम कर पाएंगे। और वो संवैधानिक चेतना तभी निर्मित हो सकती है जब हम उन मूल्यों को शायद खोल पाएंगे और उसको एक आधार बना पाएंगे। तभी एक तरीके से उस व्यवस्था में हम इस संविधान को वास्तविक रूप में लागू होते हुए शायद देख सकते हैं। उसके पहले बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने निश्चित रूप से मौजूद रहेंगी। मैं अपनी बात को यहीं रोकता हूं। आपने सुना अभी तक, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। बहुत ही सार्वत्रिक चर्चा रही, और बहुत चैलेंजिंग भी था इस सेंस में, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले 26 जनवरी को प्रोफेसर नंद किशोर आचार्य जी ने एक व्याख्यान दिया, और उसमें ये कहे कि नागरिक की रक्षा अगर संविधान करता है तो संविधान की भी रक्षा नागरिक ही कर। और उस नागरिकता बोध, जो सिटीजनशिप बिल्डिंग का जो प्रोजेक्ट है, जो अनफिनिश्ड रहा, इनकम्प्लीट रहा, और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के इस दौर में तो पॉलिटिक्स और नॉन पार्टी पॉलिटिक्स दोनों के उद्देश्य से ये दूर हो गया है। तो ये बहुत ही सार्वत्रिक चर्चा रही,
और जहां तक बात संविधान और समाज की है, तो जहां हम न्याय की बात करते हैं, हमको देखना पड़ेगा कि भीमराव अंबेडकर, जिनको हम लोग इस संविधान का निर्माता मानते हैं, वो भी ये कहते हैं कि आइडिया ऑफ फ्रीडम, आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड आइडिया ऑफ जस्टिस बुद्ध से उनको मिली। बुद्ध की मैत्री से उन्होंने फ्रेटर्निटी की कॉन्सेप्शन को समझा। बाबा मनोहर लोहिया भी इसको सामीप्य का दर्शन कहते हैं। तो बहुत अच्छा चर्चा रहा, और हम लोग अब अपने डिस्कशन को बुलाएंगे। तो साथियों से निवेदन है कि उनके पास अगर कोई सवाल या टिप्पणी हो तो अपना हाथ उठाएं। हम लोग चर्चा की शुरुआत, टिप्पणी की शुरुआत आलोक टंडन जी से करना चाहेंगे। 10-15 मिनट और होगा, उसके बाद हम लोग फिर सचिन जी को निवेदन करेंगे। जी आलोक टंडन जी। रणधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने चर्चा का बहुत ही अच्छा विषय चुना, और इस चर्चा से जो बात उभर के आई वो बहुत ही स्पष्ट है कि हमारे यहाँ सामाजिक मूल्य और संवैधानिक मूल्यों के बीच में टकराव है। और टकराव ये आज का नहीं है, ये टकराव उस समय भी अनुभव किया गया जब संविधान की रचना हुई। लेकिन बिल्कुल सही बात है कि उस संवैधानिक नैतिकता को समाज में स्थापित करने का जितना प्रयत्न होना चाहिए था वो हम नहीं कर सके। क्योंकि सवाल ये है कि मूल्य जो है वो सिर्फ किसी किताब में, किसी धर्म ग्रंथ में, किसी सूत्र में, किसी श्लोक में लिखे होने से नहीं होता। सामाजिक मूल्य तभी होता है, जैसा कि नंद किशोर आचार्य जी ने अपनी बहुत सारी पुस्तकों में भी लिखा है, कि मूल्य केवल मूल्य दृष्टि से नहीं बनता। मूल्य के लिए मूल्य पे निष्ठा भी चाहिए। मूल्य के अर्जन की समाज में कोई प्रक्रिया भी है या नहीं है। सामाजिक मूल्य तो तब बनता है ना। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बड़ी बड़ी बातें हैं। कोई उपनिषद की बात करेगा, कोई बौद्ध धर्म की बात करेगा, कोई जैन धर्म की बात करेगा, कोई वसुधैव कुटुंबकम की बात करेगा। और जैसा कि वक्ता ने बताया कि वो अंतर विरोध बिल्कुल सामने दिखता है, कि हमारा सामाजिक मूल्य जो है वो गैर बराबरी है। और इस गैर बराबरी को चाहे आप जाति के रूप में देखें, चाहे लैंगिक रूप में देखें, और भी कई रूपों में देख सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये बात तो पहले ही स्पष्ट थी, जब अपनी स्पीच में डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत साफ साफ कहा, देश को संविधान देते हुए, कि हमने एक व्यक्ति को एक वोट तो दे दिया है, लेकिन समाज में उसको बराबरी नहीं दे पाए। तो केवल संविधान की रचना से ये संभव नहीं है कि गैर बराबरी के मूल्य को हम बदलकर बराबरी के मूल्य में ला सके। उसके लिए सामाजिक परिवर्तन की जरूरत है, और वो हमारे यहाँ उस दिशा में नहीं हुआ जैसा कि उद्देशिका में है लिखा गया। हमने उसमें और भी जोड़ दिया, सेकुलरिज्म भी जोड़ दिया, सोशलिज्म भी जोड़ दिया। और हमारे जो विकास का मॉडल है वो पूंजीवादी है। पूंजीवादी विकास का मॉडल तो गैर बराबरी, प्रॉफिट पे टिका हुआ है। उस पे किसी तरीके का अपग्रह और भुजैन और बुद्ध की करुणा कैसे लागू होगी? जब हमें प्रॉफिट कमाना है तो हम वर्कर्स पे करुणा दिखा के प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? हम तो उसका शोषण करके प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये सामाजिक जीवन के ही जो अंतर विरोध है सामाजिक, वो जब तक नहीं निपटाए जाते तब तक संवैधानिक मूल्यों के लिखे होने मात्र से हम उसको नहीं पा पाएंगे। ये तो एक बात है। दूसरी बात जो मैं विशेष रूप से आज के उसमें कहना चाहूंगा, जो बात आचार्य जी ने भी कही, कि लोकतंत्र एक बहुत बड़ा मूल्य था। जो हमारे संविधान का ये जो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका सबसे बड़ा मूल्य जो है लोकतंत्र ही है मेरे हिसाब से। अब लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन में वो बराबरी, समता, बराबरी, बंधुता, फ्रीडम के कुछ लिमिटेड संभावना थी। आज हम उसको खोते जा रहे हैं। आज उसके सामने भी चुनौती है। आज जिस तरीके का लोकतंत्र हम बना रहे हैं,
वो एक बहुसंख्यकवादी लोकतंत्र है। इसके अंतर्गत जो अल्पसंख्यक हैं उनको वो सभी अधिकार नहीं मिलने वाले हैं जो संविधान में दिए गए हैं, एक व्यक्ति के रूप में, गरिमा के रूप में, स्वतंत्रता के रूप में, वैचारिक स्वतंत्रता के रूप में। तो ये एक तरीके की ऐसा लोकतंत्र का निर्माण हम कर रहे हैं जिसमें कि संवैधानिक नैतिकता पर ही प्रश्न लगाया जा रहा है, उसको बदलने की बात की जा रही है। तो क्या हमारे सामने ये चुनौती केवल इतनी नहीं है कि संवैधानिक मूल्यों को हम कैसे जीवन में उतारें? हमारे सामने आज चुनौती ज्यादा बड़ी ये है कि संविधान को ही में भी जो कुछ दिया है उसको भी बदलने और नष्ट करने की जो प्रक्रिया सामने आ रही है, उससे कैसे निपटें। और ये सामाजिक मूल्य जो उसमें आरोपित करने की कोशिश हो रही है, वो सामाजिक मूल्य मध्यकालीन धार्मिक अंधविश्वास से जुड़े हुए मूल्य हैं। उनसे यदि आप ये उम्मीद करें कि वो एनलाइटनमेंट के मूल्य जो है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता की रक्षा करेंगे, ये सोचना ही भूल है। तो ये संकट जो है वो दोहरा है। पुराना संकट तो है ही कि संवैधानिक मूल्य और सामाजिक मूल्यों का अंतर्द्वंद हमारे सामने है, लेकिन सवाल ये है कि जो लोकतंत्र इसके बीच में मीडिएशन करता था, संवाद की प्रक्रिया द्वारा ये कुछ कोशिश करता था कि ट्रेडिशनल जो मूल्य है उनके बीच में कैसे एक तरीके का सामंजस्य बिठाया जाए, वो आज दूषित होता जा रहा है। और हम आधुनिकता के जो मूल्य हैं, जो एनलाइटन मूल्य के मूल्य हैं, जो ज्ञानोदय के मूल्य हैं, जिनको कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में स्थापित करने की कोशिश की थी, आज उन्हीं को बदलने की कोशिश की जा रही। इवन पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदलने की संभावना लोगों के सामने है। तो ऐसे में अगर हम कहें कि हम सिर्फ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मॉरलिटी की बात करके इसको बचा पाएंगे, मुझको कुछ लगता है कि इस चुनौती के बारे में वक्ता कुछ कहें तो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक टंडन जी। हमेशा की तरह आपका टिप्पणी और आपका सवाल नए चर्चा की दिशा हम लोगों को देते रहता है। अ, हम चाहते हैं सुज्ञान मोदी जी भी अपनी टिप्पणी रखें, और डॉक्टर स्वाति सौरभ भी जुड़ी हुई, जेएनयू में उन्होंने सोशियोलॉजी में पीएचडी किया, डिस्प्लेसमेंट के सवाल को अच्छे तरीके से अध्ययन करती। अ, शैलेंद्र जी से निवेदन है कि वो अपनी टिप्पणी रखें। और कुछ सवाल विद्यार्थी के द्वारा पूछा जा रहा है फेसबुक पे। वो ये कह रहे हैं, अमित श्रीवास्तव, वो ये कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में स्टेट्समैनशिप के घटने का, कम होने का वजह क्या है? क्या ये संवैधानिक मूल्य के क्षरण का नतीजा है, या लोकतंत्र में मेजॉरिटी डेमोक्रेसी की समस्या है? उसी तरह एक साथी अनुपम है, वो सवाल ये कर रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ रूलर, आज की परिस्थिति में रूल ऑफ रूलर बड़ा है रूल ऑफ लॉ से, ऐसा क्यों हुआ? ये दो सवाल विद्यार्थियों के द्वारा है। और भी कोई साथी अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना हाथ उठा सकते हैं। फिलहाल इन सवालों को सचिन जी के समक्ष रखना चाहेंगे जी। अ, सबसे पहले तो आलोक जी ने ये जो कहा वो एक तरीके से उससे पूरी सहमति और एक बिल्कुल एक समान नजरिए की एक बात को मैं सामने रखते हुए उसमें करना चाहता हूँ। और जो एक बात उन्होंने कही वो महत्वपूर्ण यही है कि अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि इस संविधान
क्या जैसे मैं बार बार मैं उसको थोड़ा दूसरी भाषा में मैं उसके प्रासंगिकता के साथ जोड़ करके उसको सामने रखता हूँ, बजाय ये कहने के कि उसको खत्म करने या उसको कुछ और करने की उसके अंदर कोशिश है। निश्चित रूप से वो उसमें समाहित बात है, इसलिए उसी रूप में। प्रश्न ये है कि जो भी चीजें हमारे, मुझे ऐसा लगता है कि जो हम चर्चा कर रहे हैं वो एक किसी खास तात्कालिक लक्ष्य के लिए नहीं है, वो कोई एक डेवलपमेंट का इंडिकेटर नहीं है कि इनकम बढ़ाने की बात हम कर रहे हैं या कोई एक तरीके से सभी को स्वास्थ्य मिल जाए और सभी बच्चों का टीकाकरण हो जाए, शायद उस तरीके के बदलाव की और लक्ष्य को हासिल करने की हम बात नहीं कर रहे हैं। जो हम बात कर रहे हैं वो एक तरीके से बात कर रहे हैं कि हम जिस देश में और जिस समाज में हैं, उस समाज का चरित्र किस तरीके का होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, उसमें जो लोग रहते हैं वो लोग किस तरीके से एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे। ये चीजें ऐसी हैं जो शायद दो स्तरों पर प्रतिपादित होती है। वो एक ये होता है कि आप सिद्धांत तौर पर क्या मानते हैं, जो हमारे संविधान में आता है कि सिद्धांत तौर पर हम ये मानते हैं कि ऐसा बनना चाहिए। लेकिन इसका दूसरा जो बड़ा पहलू है वो ये है कि वास्तव में हमारा समाज क्या मानता है। समाज वैसा नहीं मानता था। आज भी एक बड़ी चुनौती शायद उसी तरीके की होगी कि आज एक बच्चे का जो है वो अपना 8 घंटे अगर स्कूल में है और उसके 8 घंटे के बाद वो घर में है, तो 8 घंटे स्कूल में होना और 8 घंटे घर में होना, अगर किसी वैल्यू के नजरिए से अगर उसको देखा जाए तो क्या वो दोनों एक जैसी स्थितियां उसके सामने होती हैं क्या? स्कूल में उसको जो वैल्यूज सिखाए जा रहे हैं और जो घर में जब वो आकर के जिन वैल्यूज को सामने घटते हुए देखता है, तब वहां पर क्या उसको वहीं पर वो विरोधाभास दिखाई नहीं देता है। उसके सामने चुनौती होती है कि वो अपने जीवन में कौन से वैल्यूज को धारण करे। यहाँ पर उसको ये पता चलता है कि यहाँ पर सफाई करने वाले व्यक्ति के लिए अलग गिलास है मेरे घर में, लेकिन वो स्कूल में गांधी को पढ़ करके आता है कि गांधी जी तो कहते थे कि इस तरीके से जीवन जीना चाहिए, ये संदेश है। लेकिन घर में जाने के बाद उसको जो है वो सफाई करने वाले व्यक्ति के लिए, या घर में जो सफाई करने वाली अगर कोई महिला आती है तो उसके लिए उस घर के शौचालय के इस्तेमाल के ऊपर जो है वो रोक होती है। तो ये दो चीजों को जब वो सामने देखता है तो वहीं से वो अंतर्द्वंद उसके सामने खड़ा होता है। और इसी से बहुत हमारा जो पूरा मानस है उससे बनना शुरू होता है कि हम वास्तव में क्या बनेंगे। तो इसीलिए जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पे जाते हैं, मेरा भी वही मानना है, जो बहुत सारी बातें इसमें भी आई हैं और जो आलोक जी ने भी कहा था कि ये केवल किताबों में लिखे होने से तो बात नहीं बनने वाली। और समाज में भी अगर ये छुआछूत जाति भेद आया तो क्या ये अपने आप आया है? ये भी तो सिखाया ही गया है ना समाज को। जरा एक बार ये पलट के देखने की कोशिश करें कि ये सिखाया कैसे गया समाज। इसलिए शायद हमको ये देखना पड़ेगा कि दूसरे तरीके से हम कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को या उसको संवैधानिक मूल्य कहेंगे या नहीं कहेंगे, उस पर एक अलग चर्चा भी हो सकती है। लेकिन जिन वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं, समता की, समानता की, गरिमा की, सबके लिए न्याय की, तो वो अगर हमको एक विचारों में, लोगों के स्वभाव में और चेतना में लेके आना है, तो शायद हमको वो भी, उसकी भी एक प्रक्रिया वैसी शुरू करनी पड़ेगी जिस जिस तरीके के विसंगतिपूर्ण व्यवहार को लाने के लिए की गई थी। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा काम है ये बहुत तात्कालिक, क्योंकि आज जो हो रहा है वो 2, 5, 50, 100 सालों का किया हुआ नहीं है ना। ये तो पूरी, जो लोग कन्वींस है कि छुआछूत होनी चाहिए, जरूरी होना, कन्वींस है इसलिए छुआछूत करते हैं। वो कन्वींस कैसे हुए, ये वाला सवाल पहला आता है। तो दूसरी बात ये है कि अब वो वक्त है कि जब हम ये नहीं कह सकते हम में से कोई भी कि आज से काम शुरू करो और 10 साल बाद संविधान पुनर्स्थापित हो जाएगा या ये चीज इसी के मुताबिक होने लगेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमको ये चीजें लग रहा है कि ये महत्वपूर्ण है, तो शायद उसके ऊपर संवाद की प्रक्रिया को आगे लेके जाना, हमारी कार्यशैली में, हमारे व्यवहार में, हमारे डिस्कोर्स में, हमारे अपने जो काम है, जो भी भूमिका हम निभा रहे हैं, उन भूमिकाओं में इस पूरे संदर्भ को जोड़ना, उस कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरेलिटी को जोड़ना। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरेलिटी कभी भी जिस तरीके से डिफाइन हुई है, या डॉक्टर अंबेडकर ने जिस तरीके से कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरेलिटी जो है वो केवल सरकार के दायरे का काम तो नहीं है, ये तो समाज का बड़ा काम है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरेलिटी तो समाज का काम है। अब उसको समाज के अंदर कैसे लेके आएंगे, मुझे लगता है कि जितने स्केल पर हम उस चेतना को ला सकते हैं, उस पर बात करना, कार्यशैली में लाना। क्योंकि ये कुछ भी हो, लेकिन आपको ये पिछले 8-10 सालों को ही आपको धन्यवाद देना पड़ेगा, उनका आभार व्यक्त करना पड़ेगा कि जिसके कारण से आज आप ये बात कर रहे हैं। अगर वो नहीं होते तो आज हम और आप ये बात नहीं कर रहे होते, इसकी बहुत शायद उतनी ज्यादा जरूरत महसूस नहीं की जा रही होती। ये वाली बात भी हमको लगता है कि एक रेफरेंस में लेने की जरूरत है। तो इतनी बात होने लगी है तो शायद इस संवाद को आगे बढ़ाने की जरूरत है, अपने अपनी भाषाओं में, अपने अपने व्यवहारों के नजरिए से, अपने अपने दायरों में।
जरूरी नहीं है कि ये बहुत बड़े दायरे के को सोच करके ही हम इस प्रक्रिया के बारे में सोचें, लेकिन मुझे लगता है कि अगर छोटे छोटे दायरों में भी अगर ये बात शुरू हो पाए, उसके बहुत मायने होंगे, उसके बहुत अपने आप में परिणाम हो सकते हैं। और शायद तभी हम ये सोच सकते हैं कि ये जो बचेगा या नहीं बचेगा, ये तो थोड़ा बहुत बड़ा वाला शब्द है, इसका मेरे पास कोई बहुत आत्मविश्वास के साथ कोई जवाब नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कुछ कर सकते हैं तो ये कि कम से कम इसके ऊपर बात करें, इसको व्यवहार में लाने का, इसके ऊपर बहस करने का, इसको स्थापित करने का, ये चीजें पूरी एक प्रक्रिया कम से कम एक बहुत छोटे स्तर से कैसे शुरू हो सकती है। यही मुझे जो है एक बात इसमें, जिस भूमिका में शिक्षक है, शिक्षक की भूमिका में कैसे कर सकते हैं, कोई लेखक है वो लेखक की भूमिका में कैसे कर सकते हैं, जो प्रशिक्षक है वो प्रशिक्षक की भूमिका में कैसे कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन कैसे हो अलग अलग जगहों पर, 50 लोगों का हो, 100 लोगों का हो, मुझे लगता है कि वो एक सबसे बुनियादी जरूरत जो है वो इसमें दिखाई देती है। स्टेट्समैनशिप वाला जो है वो मुझे बहुत, इसका मुझे लगता है कि इसके बहुत अपने आप में स्थापित चीजें हैं, और इसको कैसे देखा जा सकता है, क्या चीज उसको करने की जरूरत होगी। ये तो स्वाभाविक है कि ये तो इस बात से तय होता है ना कि आप किस तरीके की राज्य व्यवस्था में है, और वो राज्य व्यवस्था आपको किस रूप में आगे लेके जाने के लिए, या किस रूप में आपको स्टेट्समैन के तौर पर जो है वो प्रस्तुत करती है, या आप अपने आप को कैसे प्रस्तुत करते हैं। मतलब सरकारों का, मतलब एक सबसे बहुत छोटा सा उदाहरण कि सरकारों का भारत में, एक हमने लोकतंत्र को स्वीकार किया, हमने एक संविधान को अपनाया, जिस संविधान में एक एक प्रियम्बल है, जिसमें एक एक भविष्य की घोषणा की गई है। उसके बावजूद हमारे देश में हम ये कहने से बचते रहे कि ये सरकार जो है वो लोगों की सरकार है। इसमें ये होता है, ये इंदिरा गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, वाजपेयी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, तो ये भारत सरकार है या ये मोदी सरकार है, ये या भारत सरकार है। ये शायद हो सकता है कि बहुत महत्वपूर्ण ना लगे, लेकिन कितनी आसानी से वो नजरिया, वो सोच, और वो हमारी भाषा में आ जाता है। जो चीज भाषा में आ गई, उसके उसके विचार के अंदर और एक हमारी पूरी चेतना के अंदर चले जाने में कितना समय लगेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो भी लोगों को जो अधिकार दिए जाते हैं, जो अनाज लोगों को दिया जा रहा है, वो एक व्यक्ति की सरकार दे रही है या भारत की सरकार दे रही है, संवैधानिक अपने दायरों के अंतर्गत। लेकिन वो जो थिन लाइन है, जो महीन रेखा है, वो महीन रेखा खत्म हो। तो यहां पर अभी जो है ये पूरा स्थापित करना, स्टेटमेंट को खत्म करना, वो अपने आप में उसका संदर्भ तो बहुत स्पष्ट है कि ऐसा क्यों किया जाता है। उसके पीछे के मंशाएं जो हैं वो बहुत स्पष्ट रूप से समझ में वहां पर हमको लगता है वो दिखाई देती है, और उसी रूप में मैं इसको देखने की कोशिश करता हूँ। और रूल ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ रूलर, ये भी मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट है कि शायद डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करना या उसकी स्वीकार्यता होना, वो एक पूरी दुनिया में, आज आप किसी एक देश का संदर्भ नहीं ले सकते, ये पूरी दुनिया में एक चुनौतीपूर्ण अवधारणा है। आप दुनिया में और सरकारों में छोड़ दीजिए, दो परिवार, मतलब परिवारों के भीतर क्या डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो एक्सेप्टेबल है। बुनियादी सवाल तो वहां से शुरू होता है, कागज में लिख दिए जाने से कि एक हम लोकतांत्रिक गणराज्य हैं या लोकतांत्रिक राज्य हैं। लेकिन क्या अगर लोकतांत्र, मतलब एक ये तो शासन व्यवस्था ही है ना, विचार व्यवस्था है ना, निर्णय लेने का तरीका है लोकतंत्र तो, कि सबकी बात सुनी जाएगी, उसके ऊपर विचार किया जाएगा, और सब मिलकर के जो है एक ऐसा निर्णय लेंगे जिसको लेकर के एक स्वीकार्यता हो। क्या वो प्रक्रियाएं जो है वो हमारे समाज में, हमारे परिवारों में हैं? तो अगर हम रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ रूलर की अगर हम बात करेंगे, तो शायद सबसे पहले बात तो वहीं से निकल के आती है कि जैसे मैंने कहा कि जिसका जो मूल स्वभाव होता है वो उसी अनुरूप व्यवहार करता है। मेरा अगर स्वभाव जो है वो एक तरीके से अगर हिंसक स्वभाव होगा, मेरा अगर कुटिल स्वभाव होगा, मेरा अगर किसी को दूसरे को नुकसान पहुंचाने का स्वभाव होगा, स्वभाव जैसा होगा व्यवहार भी उसी तरीके का होगा। तो ये जो रूल ऑफ रूलर और रूल ऑफ लॉ वाला जो बात है, वो भी इसी बात से तय होती है कि वास्तव में हमारा समाज किस तरीके का रूल चाहता है। 5,000 सालों तक हमने रूल ऑफ रूलर देखा है, 75 साल में बहुत मुश्किल है इस बात को समाज के अंदर ये स्वभाव आ जाना कि हम रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे या रूल ऑफ लॉ को स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि रूल ऑफ लॉ के साथ जो है वो बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आती हैं, बहुत सारे अनुशासन भी आते हैं। आपके जो बनी बनाए सोच मान्यताएं हैं, उनको चुनौती भी जाती है, क्योंकि जो आपने बहुत सालों से, हजारों सालों से जिन मान्यताओं को बनाया है, विश्वासों को बनाया है, शायद उनको भी चुनौती मिलेगी ना, जब लोकतंत्र की अगर हम बात करेंगे तो।
रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इसका मतलब है कि केवल ये कोई भी बात इसलिए स्वीकार नहीं की जाएगी क्योंकि ये व्यक्ति कहने वाला बड़ा व्यक्ति है इसलिए स्वीकार कर लिया जाए। तो रूल ऑफ लॉ तो ये होगा, रूल ऑफ रूलर में तो ये होगा कि जो रूलर है उसकी बात सुनी जाएगी। रूल ऑफ लॉ में तो जिसकी बात उचित होगी और जिसकी बात थोड़ा सा सहभागिता की बात अगर आगे लेके जाएंगे तो सबकी बात वहां पर आएगी। तो ये शायद मूल स्वभाव के साथ भी जुड़ा हुआ पहलू मुझे उससे नजर आता है। तो और इसको बहुत कतई भी हमको पिछले 2 5 10 सालों के साथ जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो मेरी बहुत निजी तौर पर बहुत असहमति होती है, क्योंकि अब जब जो आप करते हैं ये तो आप फल तोड़ रहे हैं। फल कब लगाए गए, कौन सा बीज लगाया गया, उस बीज को उस पौधे को पानी कब दिया गया, ये चीजों पे हम क्यों नहीं बात करना चाहते। ये रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ रूलर में भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी यही बात मुझे नजर आती है कि ये केवल फलों के उत्पादन का समय है, ये पेड़ों के लगने का समय नहीं है। पेड़ तो कई साल पहले लगाए गए। उस चीज को हम भूल जाना चाहते हैं अपने निजी हितों में, अपने राजनीतिक मतों की प्रतिबद्धता के कारण, हमारी सांगठनिक प्रतिबद्धता के कारण, हमारी राजनीतिक निष्ठा के कारण हम बहुत सारी सच्चाइयों से दूर हो जाना चाहते हैं। इसलिए मैं इस बात को बहुत अपने तय, मतलब ये मेरी बहुत निजी सोच है और इससे असहमति हो सकती है किसी की भी, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी चीज में ये देखना जरूरी है कि शुरुआत कहाँ से हुई। आप डॉक्टर के पास भी बुखार के समय जाते तो वो भी पूछता है कि भैया कहाँ गए थे, मच्छर तो नहीं थे या कुछ ऐसी चीज तो नहीं थी, उसका कारण क्या है वो भी पूछता है 2 गोली देने से पहले। तो मूल कारण क्या है जिसके कारण से ये पेड़ इतना फल फूल गया, वो चीजें शायद बहुत चर्चा में नहीं है। और ये तात्कालिक जो पूरी बहस है इसको करना जो है वो कई बार ये लगता है कि हम अभी भी मूल सवाल को छूना नहीं चाहते हैं। हम उसको वास्तविक संदर्भ में सच्चाई के साथ उसको शायद रेफरेंस में नहीं लेना चाहते हैं। वो ये मेरी अपनी थोड़ी एक निजी सोच इस तरीके से वो बनी है, क्योंकि ये व्यवस्थाएं रातों रात नहीं बनती है। ये व्यवस्थाएं और ये जो अनुभव आ रहे हैं या जो परिस्थितियां बन रही हैं, ये परिस्थितियां 2 4 5 10 सालों की नहीं है। इनके पीछे कहीं पर 100 साल का संदर्भ भी है, कहीं पर 75 साल का संदर्भ भी है और कहीं पर 10 साल का संदर्भ भी है। तो हमको शायद उस नजरिए से उसको देखने की जरूरत होगी, लेकिन इसके मूल स्वरूप को शायद मुझे लगता है कि बहुत महत्व के साथ जरूर देखा जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अ, अब समय भी हो रहा है। तो बहुत अच्छी चर्चा रही और विचारों तक चर्चा रही। और जो एक महत्वपूर्ण बात सचिन जी ने अपने संवाद के दरमियान कहा कि लोकतंत्र किसको चाहिए, तो इसी से सारा समस्या का समाधान भी होता है। सबको चाहिए लोकतंत्र। और इसीलिए वो आचार्य जी की बात से जुड़ती है। और जॉन लॉक कहते थे कि लॉ का मतलब फ्रीडम होता है, आजादी। इसको आजादी भी पसंद है, तो लोकतंत्र भी सबको पसंद है। बहुत बहुत चीन जी से हम लोग लगातार 3 सप्ताह से इनके पीछे पड़े हुए थे और इस तरह का संवाद हुआ। ये बहुत ये एक तरह से उपलब्धि है कि सचिन जी को हम लोग सुन पाए। आलोक टंडन जी आपका बहुत आभार। सुज्ञान मोदी जी भी जुड़े हमारे साथ। बहुत सारे साथी फेसबुक लाइव से भी इस प्रोग्राम को देखें। आप सभी का बहुत आभार। गांधीयन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म हर शुक्रवार को चर्चा आयोजित करती है। अब 5 संवाद के बाद हम लोग 100 संवाद कंप्लीट करने वाले हैं। और बहुत जल्दी हम लोग अपनी संवाद श्रृंखला का एक छोटी सी किताब के रूप में लाने वाले हैं। और तो हम सभी आपको अब तक वो श्रृंखला किताब को से बहुत बहुत धन्यवाद। GSDS फोरम में संवाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।